नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज़ाद सिंह चौहान आपका इस एकलव्य स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों यानी कि 21 जून को हमने एक सूर्य ग्रहण का अनुभव किया, एक्सपीरियंस लिया और उसमें हमने देखा कि जो सूर्य है प्रकृति का सबसे ज़्यादा ऊर्जा या ऊष्मा या प्रकाश देने वाला जो स्रोत है, सोर्स है, वो क्या हुआ, कुछ समय के लिए अंधकार में डूब गया, लेकिन वापस से कुछ समय बाद वो वापस से उसी प्रकार का ऊर्जा या ऊष्मा या प्रकाश हमको प्रदान कर रहा है। तो इसलिए प्रकृति के प्रत्येक अंग जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर चलायमान हैं, गतिशील हैं, उसी प्रकार से हमें भी यानी मनुष्य को भी, मनुष्य क्या है, मनुष्य प्रकृति की सबसे अमूल्य कृति है। तो मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति जैसे चल रही है निरंतर, तो मनुष्य को भी निरंतर चलते रहना चाहिए। तो हम भी निरंतर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। हमारा पहला ग्रामर का पहला चैप्टर है भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। यहाँ पर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की, कि भाषा क्या है। भाषा क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो दूसरे से इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाता है और दूसरे से ग्रहण भी करता है, ठीक है। तो इसलिए और इस आदान प्रदान में, मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान में जो माध्यम है, जो मीडियम है, जो चीज़ सहायता करती है, उसे ही हम भाषा कहते हैं, ठीक है। तो भाषा क्या करती है, विचार अभिव्यक्ति, विचारों को एक्सप्रेस करने का साधन है, या भाव संप्रेषण भी कह सकते हैं। संप्रेषण यानी भेजना, ठीक है। और विचार विनिमय, विनिमय का मतलब आदान और प्रदान, लेना और देना, ठीक है। तो भाषा क्या है, विचार विनिमय का एक साधन है, आदान प्रदान करने का एक साधन है, एक तरीका है भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। और लैंग्वेज जो है वो मुख्य रूप से 2 तरीके से काम करती है, ठीक है। पहला हो गया मौखिक भाषा, दूसरा हो गया लिखित भाषा। मौखिक का मतलब है ओरल लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो वो ओरल लैंग्वेज हो गई, मौखिक हो गई। और जिसको हम लिखते हैं वो लिखित भाषा हो गई, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से क्या अंतर है कि मौखिक जो भाषा है वो क्या होता है, छोटा जो बालक होता है वो अपने परिवार के साथ रह करके इस मौखिक भाषा को आसानी से, सहजता से सीख सकता है, ठीक है, मौखिक भाषा को। लेकिन जो लिखित भाषा है उसके ज्ञान के लिए, उसको समझने के लिए, उसके वर्तनी चिन्हों को समझने के लिए, उसके उच्चारण को समझने के लिए, उसके लिए प्रॉपर एक शिक्षा हमको लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, हमको प्रयत्न करना पड़ता है, सायास हमको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है, इसको हम परिवार के साथ रहकर सहजता से हम सीख सकते हैं, और लिखित भाषा के वर्तनी को और वर्तनी चिन्हों को हमको प्रयास से, अभ्यास से हमको सीखना पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा एक भाषा और भी है, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोई भी हम अपने संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं किसी बात को। और इसके अलावा एक भाषा ऐसी भी है, उसमें क्या होता है कि जब मनुष्य दूसरे तक अपने विचार नहीं पहुंचा रहा, लेकिन वो क्या करता है, अपने विचारों को अपने तक ही पहुंचा रहा है। कई बार ऐसा होता है, मनुष्य विचार करता है, मंथन करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, अपने विचारों को अपने तक ही, अपने से ही बात कर रहा है वो, तो उसको वो भी क्या होती है, दूसरे तक विचार नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो भी भाषा ही कहलाएगी, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, हिंदी भाषा से प्रमुख जो संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है कि हिंदी भाषा, भारतीय जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 से 352 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 352 तक सभी भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसमें से 343 जो अनुच्छेद है, उसमें पहली जो धारा है उसमें
हमारी हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है और उसमें कहा गया है कि भारत जो संघ है उसमें हिंदी जो हमारी है वो राजभाषा होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, हिंदी क्या होगी हमारी? राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं होगी। ठीक है, क्या अंतर है इसमें? ध्यान रखिए कि राजभाषा जो होती है, राजभाषा यानी जो राजकाज में काम आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, तो वो राजभाषा कहलाएगी। और राष्ट्रभाषा का मतलब है नेशनल लैंग्वेज, यानी कि जो बड़े स्तर पर बोली जाए, देश के पूरे एरिया को कवर करे, तो वो राष्ट्रभाषा कहलाएगी। तो अभी फिलहाल जो है वो भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और दूसरी बात कही गई, पहली बात तो यह है कि हिंदी राजभाषा होगी, और दूसरी बात है कि उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में ये लिखा हुआ है कि 22 भाषाओं का उल्लेख उसमें किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद में लिखा गया है, और जो हमारी संस्कृत जो भाषा है वो हमारी सभी भाषाओं की, सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, जननी भी कह सकते हैं या सूत्र भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है और सूत्र भाषा भी कह सकते हैं। और एक हमने फिल्म का नाम सुना होगा, बॉलीवुड मूवी का नाम सुना होगा जिसका नाम बाहुबली है। उसमें भी एक भाषा का, नई भाषा का निर्माण किया गया जिसका नाम है किली किली। ठीक है, और इस किली किली में 750 शब्दों का निर्माण किया गया। ठीक है, 750 शब्द और 40 व्याकरण के नियमों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो उस भाषा में बॉलीवुड फिल्म जो बाहुबली है उसके लिए एक नई भाषा का निर्माण किया गया जिसका नाम किली किली है, जिसमें 750 शब्द हैं और 40 उसके नियम हैं। ठीक है, तो हमको क्या सीखने को मिला कि भाषा कोई भी होगी तो उसकी एक शब्दावली होगी, यानी वोकैबुलरी होगी। और दूसरी बात क्या है कि उसमें कुछ व्याकरण के नियम भी होंगे। ये भाषा में होना कंपल्सरी है, नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास एक वर्ड है जिसका नाम है बोली। भाषा के समान ही एक बोली भी होती है। बोली क्या चीज है? बोली है, भाषा को कहते हैं लैंग्वेज, और बोली को हम इंग्लिश में कह सकते हैं डायलेक्ट। ठीक है, तो भाषा क्या है? एक बड़े एरिया को कवर करती है, बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए वो भाषा है। और दूसरी है बोली। बोली क्या होती है कि भाषा का सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रांतीय या क्षेत्रीय, ठीक है, प्रांतीय क्षेत्रीय जो रूप है, भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो प्रांतीय या क्षेत्रीय रूप जो भाषा का है, यानी छोटा रूप है, ऐसा हम कह सकते हैं कि भाषा के प्रांतीय या क्षेत्रीय रूप को क्या कह सकते हैं? बोली कह सकते हैं। तो इसमें और हम समझेंगे कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। ठीक है, भाषा और बोली। भाषा क्या होती है? विकसित होती है। ठीक है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है तो वो भाषा कहलाएगी। और बोली जो है वो विकसित नहीं है। ठीक है, बोली विकसित नहीं होती है। ठीक है, भाषा जो है वो उसमें साहित्य सृजन होता है, साहित्य की लिटरेचर उसमें लिखा जाता है, बोली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भाषा जो होगी उसमें शब्दकोश भी होता है, यानी डायरेक्ट शब्दकोश होता है, वोकैबुलरी होती है उसके अंदर, और उसमें व्याकरण का निर्माण भी होता है। जितनी भी भाषाएं होंगी, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश जो भी है, उसमें सब में ये सारी चीज़ें होंगी। क्या होंगी? एक तो भाषा विकसित होगी, साहित्य सृजन भी होता है, उसमें शब्दकोश भी होता है और व्याकरण भी होता है उस भाषा का। लेकिन जो बोली है इन सब में ये बातें नहीं होती है, इन सब का अभाव होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हिंदी भाषा है उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए एक बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आया था कि हिंदी भाषा का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ। तो इसके लिए हम समझेंगे
भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमने समझा सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है, और उस संस्कृत से क्रम में पाली का निर्माण हुआ, और उस पाली के बाद में प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ, और प्राकृत भाषा के बाद में अपभ्रंश का निर्माण हुआ, और उस अपभ्रंश के बाद में हिंदी का निर्माण हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संस्कृत भाषा है, और फिर पाली, और फिर उससे प्राकृत, और फिर अपभ्रंश, और उसके बाद में वर्तमान जो हिंदी है उस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कि हिंदी जो खड़ी बोली है, यानी भारत में जो मैं लिख रहा हूँ, जो भी सामान्य रूप से पढ़ी जाती है, बोली जाती है, वो हिंदी भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। तो शुद्ध रूप कौन सा है? उस भाषा को जो प्रचलित रूप है उसे कहा जाता है खड़ी बोली हिंदी। वर्तमान समय में हिंदी भाषा का जो सबसे प्रचलित रूप है उसे हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। ठीक है, और इस खड़ी बोली ने अपने शब्दों का भंडार कैसे विकसित किया? तो हम कह देंगे कि खड़ी बोली हिंदी कैसे बनी है, कि इसमें केवल हिंदी के शब्द ही नहीं है, बल्कि ये संस्कृत के शब्दों को मिला करके, कुछ बोलियों के शब्दों को मिला करके, कुछ स्थानीय जो बोलियां थी, ठीक है, और उसके बाद में कुछ विदेशी भाषा के शब्दों को मिलाने से ये खड़ी बोली हिंदी का निर्माण हुआ है। तो हम कह देंगे कि खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का निर्माण कैसे किया है? संस्कृत भाषा के शब्दों को लिया, कुछ बोलियों के शब्दों को लिया, और कुछ विदेशी भाषा के शब्दों को भी इसमें समाहित कर लिया है, तब जाकर बनी है हमारी खड़ी बोली हिंदी भाषा। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि हिंदी में जो बोलियां हैं वो उनको हम 5 भागों में हम बांट सकते हैं। हिंदी की जो बोलियां हैं वो 5 भागों में बांटी जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले है पूर्वी भाषा, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आ जाएंगी? पूर्वी हिंदी में आ जाएंगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, A, B और C। ठीक है, पूर्वी जो हिंदी है वो उसको 3 बोलियां हैं उसके अंतर्गत, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अर्थात A, B और C। उसके बाद में पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? ब्रज, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसको हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और कन्नौजी। इस शॉर्ट फॉर्म में भी हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहारी। ठीक है, इस बिहारी में आ जाएगी मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये 3 बोलियां इसके अंतर्गत रखी जा सकती है। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मगही, मैथिली और भोजपुरी, MMB। ठीक है, उसके बाद में राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत आ जाएंगी हमारी मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। ठीक है, इसको हम लिख देंगे मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं इसको। और ढूंढाड़ी, मालवी और बागड़ी, यानी कि DMB से दूध मिष्ठान भंडार। ठीक है ना, तो इस प्रकार शॉर्ट फॉर्म से भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है पहाड़ी। 5वां जो भाग है वो पहाड़ी है, और पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आ सकती हैं? गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। ये 3 बोलियां इसके अंतर्गत आ सकती है, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे तो इस प्रकार से हिंदी की जो बोलियां हैं वो उनको हम हिंदी की भाषा को जो बोलियां हैं उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्याकरण। ठीक है, भाषा के बारे में हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे व्याकरण के बारे में। ठीक है, तो व्याकरण क्या है हम समझेंगे। व्याकरण क्या करता है? अगला हमारा टॉपिक है व्याकरण। तो व्याकरण क्या करता है? व्याकरण भाषा की व्याक्रिया करता है। भाषा की व्याक्रिया करने वाले शास्त्र को कहा जाता है व्याकरण। ठीक है, या हम इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं कि जो भाषा का विश्लेषण करे।
भाषा का जो विश्लेषण करता है, जो शास्त्र यानी जो पुस्तक, जो किताब, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, या इसमें एक क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में कि हिंदी व्याकरण शास्त्र को परिभाषित कीजिए। हिंदी व्याकरण शास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह शास्त्र जो हिंदी भाषा की अशुद्धियों को दूर करता है और एक शुद्ध रूप प्रदान करता है, उसे हम हिंदी व्याकरण शास्त्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी जो व्याकरण है उसको 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला हो जाएगा हमारा वर्ण विचार, ठीक है, जिसमें वर्णों के बारे में अध्ययन होगा। दूसरा हमारा हो जाएगा शब्द विचार या शब्द विभाग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा वाक्य विचार, ठीक है। इन 3 भागों में बांटकर हम व्याकरण का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे ये जो व्याकरण है, हिंदी का जो व्याकरण है वो सारा जो व्याकरण है, या हम कह सकते हैं अधिकांश जो व्याकरण है वो संस्कृत भाषा पर आधारित है। संस्कृत भाषा को बहुत कुछ उसमें से लिया गया है। तो हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो संस्कृत भाषा के व्याकरण से लिया गया है, उस पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये दूसरा टॉपिक हुआ है। और तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का है, उसका नाम है लिपि। तो हम समझेंगे लिपि क्या है। अगर किसी भाषा को बोलते हैं तो वो ध्वनि कहलाती है, साउंड कहलाता है, लेकिन उस भाषा को लिखते हैं तो वो लिपि कहलाएगी, स्क्रिप्ट कहलाएगी, ठीक है। तो भाषा के लिखने की रीति को, भाषा के लिखने की रीति को या लिखने की विधि को हम कह सकते हैं लिपि, स्क्रिप्ट कह सकते हैं, ठीक है। वो कब काम आएगी? लिखित भाषा में काम आएगी वो, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्तनी चिन्ह है उसको लिखने का हमको अभ्यास होगा, उसकी जानकारी हमको होगी, ठीक है। और जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी हो जाएगी? देवनागरी लिपि उसकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि, उस देवनागरी लिपि के बारे में हम कुछ जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। और देवनागरी में हमको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या है कि ये क्या होती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं, सबसे प्रमुख बात है। जैसा मैं लिख रहा हूं तो ये कौन सी हो गई? देवनागरी लिपि हो गई, बाएं से दाएं लिखी जा रही, लेफ्ट टू राइट। दूसरी बात क्या है कि जितने भी इसके अक्षर होंगे वो उन सब की क्या होगी? आकृति समान होगी, ठीक है। जितने भी अक्षर इस पे लिखे जा रहे हैं, जितने भी इसमें है वर्णमाला, तो वो सब समान होंगे, ठीक है। और उसके बाद में तो ये हमको क्या रखना है, ये 2 बातों को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में केंद्रीय जो निदेशालय है, केंद्रीय हिंदी भाषा का जो निदेशालय है उसमें निदेशालय, ठीक है, उसमें देवनागरी लिपि का जो मानक रूप है वो क्या बताया गया है उसको हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताया गया है कि जितने भी उसके वर्ण हैं उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। और इसमें एक बात हमको ध्यान में रखने योग्य यह है कि इन सारे वर्णों में या हम कह सकते हैं स्वरों में जो एक प्रमुख बात यह है कि वो ये जो स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे व्यंजन, व्यंजन जो है वो हो जाएंगे कैसे है तक, ठीक है। उसके बाद में है के बाद में जो आएगा वो आ जाएगा क्षय, त्रय और ज्ञ, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गए व्यंजन हमारे, लेकिन ये कुछ जो हैं ये व्यंजन नहीं है, बल्कि इनको हम कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन। क्यों है? क्योंकि ये दो व्यंजन को मिलाने से बने हैं, इसलिए ये हो गए संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ये बन जाएगा कै और शय को मिलाने से, ठीक है। और ये हो जाएगा त्रय और रे को मिलाने से, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है ज्ञ,
गे का उच्चारण हम जो करते हैं वो गे, हम मान लेते हैं गे और ये होगा इसमें, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसका उच्चारण होगा जय और ये को मिलाने से। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, गे नहीं है बल्कि जय इसका उच्चारण होगा, जय और ये। यहाँ पर हो जाएगा श और रे बन जाएगा श्रे, दे और ये बन जाएगा दे। ठीक है, इसके बाद में कुछ वर्ण हमारे हैं, जैसे कि हमने देखा अंग, इसको हम अनुस्वार कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में है हमारा, इसको हम विसर्ग कहेंगे। इसके बाद में हमारा है, इसे हम अनुनासिक या चंद्र बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, और इन तीनों को मिला देने से, इन तीनों का जो मिश्रित रूप है, इसे हम एक नाम से पुकारेंगे जिसका नाम है अयोगवाह। ठीक है, इन तीनों को मिला देने से तीनों के मिश्रित रूप को हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो दूसरी लिपि से आए हुए हैं, लेकिन वो हिंदी भाषा में हमारे काम आते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, उन्हें हम ग्रहित व्यंजन कहेंगे। ग्रहित भी कह सकते हैं या आगत वर्ण भी कह सकते हैं। ग्रहित मतलब ग्रहण किए गए और आगत मतलब आए हुए। कहाँ से आए हुए, दूसरी भाषाओं से या दूसरी लिपि से आए हुए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ वर्ण हैं जो हमारे ग्रहण किए गए हैं, जो कि हिंदी में काम आते हैं। ऐसे कुछ वर्ण मैंने लिखे यहाँ पर। इसमें नीचे जो लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, इसमें क्या अंतर है समझिए। जैसे मैंने लिखा, ये मेरा नाम मैंने लिखा है आज़ाद। ठीक है, और इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसमें नीचे लगा हुआ है बिंदु या नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या होगा, इसको जब हम उच्चारण करेंगे तो ये हो जाएगा AJAD। ठीक है, लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे तो ये बनेगा AZA और D। ठीक है, ये आजाद कहा जाएगा और ये आजाद कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार ओ देखेंगे हम। ये जैसे हमको लिखना है कॉलेज, तो कॉलेज जो होगा उसको ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता और ऐसा भी नहीं लिखा जा सकता। कॉलेज भी गलत है, कॉलेज भी गलत है। अगर उसको सही लिखना होगा, सही उच्चारण जो होगा वो होगा इन दोनों के बीच का उच्चारण, जिसको हम कहेंगे कॉलेज। ठीक है, दोनों के बीच का उच्चारण। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ वर्ण दिए गए हैं जो केंद्रीय हिंदी भाषा की जो निदेशालय है उसके द्वारा जो मानक रूप बताया गया है उसको हमने यहाँ पर समझा है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।